बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दुआ मोहम्मद अरशद टीचिंग यू बायोलॉजी सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 15 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इससे क्या मुराद है कि बाहर के माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां अगर सोल्यूट या सॉल्वेंट में आ रही हैं तो उसके लिहाज से सेल अपने अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स करता है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखने वाली बात तो ये है, वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड द सेल। अगर पानी सॉल्वेंट है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सोल्यूट्स को ये अपने अंदर हल कर लेता है, इसी वजह से हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। अब पानी की मूवमेंट इनटू द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल चलती रहती है, लेकिन किस बुनियाद पे चलती है उसके लिए हम तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेल के एनवायरनमेंट के लिहाज से तीन डिफरेंट टाइप्स का सामना करना पड़ सकता है, यानी तीन मुख्तलिफ इकसाम के सोल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर सेल अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो वो कौन कौन से सोल्यूशंस हैं, चलिए देखते हैं। The first one is hypotonic solutions. Second one is hypertonic solutions and the third one is isotonic solutions. अब स्टूडेंट्स, इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें वर्ड्स जो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं बुनियादी तौर पर दो अलग-अलग हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। हाइपर ज़्यादा यानी इंक्रीज्ड वैल्यू, हाइपो कम यानी डिक्रीज्ड या लो वैल्यू, और आइसो का मतलब सेम या एक जैसा है। फिर उसके बाद तीनों में एक टर्म कॉमन लिखी हुई नजर आ रही है, टॉनिक। ऑलराइट, टॉनिक टॉनिसिटी यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तौर पर प्रेजेंट है यहाँ पे। अब इसकी बुनियाद पे अगर हम क्लासिफाई करना चाहें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जिनका सेल को सामना करना पड़ता है, तो इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर लेते हैं और साथ साथ डिफाइन भी कर लेते हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आ जाता है हाइपोटोनिक। ऑलराइट, हम सबसे पहले नंबर पे ये बात याद रखेंगे कि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे प्रिपेयर करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को याद रखते हुए करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसको मेंशन करते हुए एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जब इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अब अगर हम इसको आसान तरीन अल्फाज में डिफ़ाइन करें, हम इसको कह सकते हैं लो और डाइल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अब लो जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करने के लिए कर रहे हैं, और डाइल्यूट हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं। अब इससे क्या मुराद है कि हम सेल के अंदरूनी माहौल के साथ कंपेयर कर रहे हैं बहरूनी माहौल को, और दरमियान में बैरियर कौन है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आपके आसानी के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन कर देती हूँ। द कंडीशन in which solute concentration is low and the concentration of water is high in the external environment या solution as compared to the internal concentration of the cell। ऐसी कंडीशन जिसमें बाहर वाली इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो और सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो हो, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के लिहाज से ही हमने इसको हाइपोटोनिक बोला। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज लो एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई। अब इसकी वजह से आपके जहन में कुछ तो आना चाहिए कि वाटर की मूवमेंट इनटू द सेल होगी, आउटसाइड ऑफ द सेल होनी चाहिए। जब बाहर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है तो इसका मतलब ये है कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी बाहर से अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, वाटर विल मूव इन टू द सेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल तो अपने होम्योस्टैटिक सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश करता रहेगा, क्या सेल की शेप पर भी कोई असर पड़ेगा? यस, द सेल विल बिकम टर्जिड। पानी को अपटेक करने के बाद क्योंकि बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो पानी बाहर से अंदर मूव करेगा। इसी मूवमेंट से क्या नजर आएगा कि सेल आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगा। टर्जिडिटी की टर्म स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं
प्लांट सेल्स के लिए। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि स्वेल्स अप या टर्जिडिटी का मतलब ये है सेल ने पानी को जस्ट कर लिया, पानी को अपटेक कर लिया और अब सेल अपने नॉर्मल वैल्यू से की निस्बत वॉल्यूम में इजाफा कर चुका है। और ये किस तरह की इन्वायरमेंट में पॉसिबल है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, हाइपर इंक्रीज्ड और अबव, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज हायर एज कंपेयर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो इसी चीज़ को पहले हम छोटी डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी देख लेते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन और मोर कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट एक्सटर्नल, इसका मतलब क्या है? हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसको अगर डिफाइन करें हम तो in this condition external environment has higher concentration of solutes and low concentration of water as compared to the internal environment of the cell। अब इस केस में हमें क्या पता चला कि बाहर पानी कम हो गया, सोल्यूट्स ज़्यादा हो गए, और सेल के अंदर सोल्यूट्स कम हैं और वाटर ज़्यादा है, तो फिर मूव कौन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब इसी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन हमने इससे कहा ऑस्मोसिस के मुनासबत से वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होना चाहिए इस केस में? द वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। इसकी वजह से क्या होगा? द सेल विल श्रिंक। इस मर्तबा सेल पिचकना स्टार्ट हो जाएगा और इस कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन भी कहते हैं विद रिगार्ड ऑफ द प्लांट सेल्स। इसका मतलब क्या है कि अब जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा था और बाहर वाली एनवायरनमेंट में पानी कम था, तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा और पहले की निस्बत उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो श्रिंक होता हुआ नज़र आएगा। फिर इसी तरह जो थर्ड कंडीशन हमने देखनी है डेट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है? इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल दे आर सेम। यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन एक ही जैसी नज़र आएगी। इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट आर सेम इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। इससे क्या मुराद है कि इंटरनल जो सोल्यूशन है सेल का और एक्सटर्नल जो है सेल का, दोनों में सोल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक ही जैसी होगी। अब इसके लिहाज से अगर हम देखें, अगला पॉइंट जो ऐड हम कर सकते हैं, नेट गेन एंड लॉस ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। और एक और पॉइंट जो हम ऐड कर सकते हैं, नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल। अब ये तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब इससे क्या मुराद है? अब इसको ज़रा समझिएगा कि जो तीनों तरह की कंडीशंस हैं ये सेल्स को नॉर्मल रूटीन में फेस करनी पड़ती हैं। अब इसकी वजह से सेल या तो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं या फिर श्रिंक होते हुए नज़र आते हैं या फिर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हर वक्त होम्योस्टैटिक सिस्टम के थ्रू नैरो फ्लक्चुएशंस में रखने की कोशिश करता रहता है सेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ी है, कल हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।